हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम क्लासेस। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का सब टॉपिक रियोतवारी सिस्टम डिटेल में डिस्कस करते हैं। रियोतवारी सिस्टम में जो टर्म रियोत है, इट मीन्स कल्टिवेटर, ए फार्मर और टिलर ऑफ द लैंड। वो शख्स जो खेती करता है उसे रियोत कहा जाता है। इसे हम किसान भी कह सकते हैं। अब जो रियोतवारी सिस्टम है, इसको हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। और ये नाम जो मुनरो सिस्टम पड़ा, ये थॉमस मुनरो जो मद्रास का गवर्नर था, उसके नाम के पीछे ये नाम पड़ा है। ये इसलिए पड़ा क्योंकि इस सिस्टम को मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो ने इसे डेवलप किया था। सबसे पहले इस सिस्टम को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कुछ एरियाज़ पर ट्राई किया था। ये वो एरियाज़ थे जिन पर अलेक्जेंडर रीड ने टिप्पू सुल्तान को शिकस्त देने के बाद कब्ज़ा किया था। तो कब्ज़ा करने के बाद इन एरियाज़ पर अलेक्जेंडर रीड ने ये सेटलमेंट, ये रेवेन्यू कलेक्शन का जो मैकेनिज़्म था, ये अप्लाई किया था। बाद में इस सिस्टम को विकसित किया थॉमस मुनरो ने 1820 में, और इस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया। शुरू में ये मद्रास, बॉम्बे, आसाम वगैरह में इम्प्लीमेंट किया गया। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे साउथ इंडिया में एक्सटेंड हुआ। अब इसकी हम फीचर्स पढ़ते हैं। ये कैसा सिस्टम था, इस सिस्टम में क्या क्या था, दूसरे रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज़म्स के मुकाबले में ये कैसे डिफरेंट था। अब हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ इस सिस्टम में ज़मींदार नहीं थे, ज़मींदारों का कोई इसमें रोल नहीं था। इस सिस्टम में जो रियोत है, किसान है, कल्टीवेटर है, वही ज़मीन का मालिक है। उसी के पास ज़मीन के मालकाना हक हैं। और कंपनी का जो डायरेक्ट सेटलमेंट है वो कल्टीवेटर के साथ ही है, वो काश्तकार के साथ ही है, वो रियोत के साथ ही है। और डायरेक्टली वो कल्टीवेटर से टैक्स कलेक्ट करती है। अब इस सिस्टम में मिडल मैन नहीं था, बीच में किसी का रोल नहीं था। कल्टीवेटर को मालकाना हक थे, कल्टीवेटर खुद ही ज़मीन का मालिक था, वो खुद ही अपनी ज़मीन काश्त करता था और अपनी ज़मीन का मालिक भी था। तो ये जो फीचर है, ये इसकी हटके है परमानेंट सेटलमेंट से, जिसमें ज़मींदार को मालकाना हक थे और जो कल्टीवेटर था वो सिर्फ कल्टीवेट करता था लैंड को, उसको मालकाना हक नहीं थे। मालकाना हक जो थे वो ज़मींदार के पास ही थे। इस बंदोबस्त में ये एक अलग बात यह है कि इसमें जो टैक्स था वो हमेशा के लिए डिसाइड नहीं किया गया था। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में था, उसमें जो टैक्स था वो परमानेंटली डिसाइड कर दिया था, चाहे पैदावार में कमी आए या पैदावार बढ़े। लेकिन जो फिक्स्ड अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया था, वो फिक्स्ड अमाउंट ही उनको रेवेन्यू में लाना था। तो इसमें ऐसी बात नहीं थी। इसमें वक़्त के मुताबिक लैंड की असेसमेंट होती थी, लैंड की सर्वे होती थी, किस एरिया में कितना पोटेंशियल है, कहाँ से कितनी पैदावार होती है। उसी के हिसाब से पीरियडिक असेसमेंट के बिना पर ये टैक्स बदलता रहता था। लेकिन एक बात अलग ये है कि यहाँ जो रेवेन्यू रेट था, रेट ऑफ टैक्स जो था, वो ड्राई लैंड के लिए 50% था और इरिगेटेड लैंड के लिए 60% था। ड्राई लैंड वो एरियाज़ होते हैं जहाँ बारिशें नहीं होती, जहाँ सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ में पैदावार कम होती थी। इसलिए 50% जो पैदावार उनकी थी, उसकी वैल्यू का 50% उनको टैक्स देना पड़ता था। और जो इरिगेटेड लैंड थी, उसमें उनकी पैदावार की वैल्यू का 60% उनको इरिगेटेड लैंड्स में जो कल्टीवेटर थे उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये हमने इसमें इस रेवेन्यू सिस्टम की हमने फीचर्स पढ़ी। ये जो सेटलमेंट था, रियोतवारी सेटलमेंट, इसमें हमने इसकी ये फीचर्स हमने पढ़ी। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ये सिस्टम भी प्रॉब्लम से खाली नहीं था, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब यहाँ जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, रेट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा था। इसलिए जो कल्टीवेटर था वो उतना ज़्यादा टैक्स नहीं चुका पाता था। जब वो टैक्स नहीं चुका पाता था, व्हेन ही वाज अनेबल टू पे द टैक्स, तो वो फिर मनी लेंडर के पास जाता, साहूकार के पास जाता। साहूकार से वो पैसे कर्ज के तौर पर लाता था और उससे वो रेवेन्यू चुकाता था। जब साहूकार से वो कर्ज लेके रेवेन्यू चुकाता, तो साहूकार को वो अगर कर्ज नहीं चुका पाता, तो वो साहूकार ही उसकी ज़मीन
हथियार लेता था, उसकी ज़मीन ले लेता था। तो जब उनको अपनी ज़मीन से ही बेदखल होना पड़ा, उनके पास ज़मीन ही नहीं रही, उनको रोज़ी कमाने का कोई गांव में कोई सोर्स नहीं रहा, तो वो फिर गांव से भागने लगे, गांव से वो निकलने लगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एरियाज़ में गांव जो थे वो खाली होने लगे। अब यहाँ इनको जो रेवेन्यू चुकाना था, जो इनको टैक्स देना था, वो कैश में ही देना पड़ता था। वो रेवेन्यू कैंड में नहीं दे सकते थे। रेवेन्यू इन कैंड मीन्स कि जहाँ से जिस चीज़ की पैदावार हुई है उसी चीज़ को उनके हवाले करना टैक्स के तौर पर। जैसे गेहूं की पैदावार हुई है तो गेहूं को टैक्स के तौर पर देना, अगर चावल की पैदावार हुई है तो चावल को ही टैक्स के तौर पर देना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ उनको कैश में देना पड़ता था। कैश वो जहाँ से भी लाए, चाहे उनकी वो पैदा की हुई चीज़ें, उनकी पैदावार जिस खेत से जो कुछ पैदा हुई है चीज़, वो बिके या ना बिके, उनको कैश में रेवेन्यू चुकाना ही था। तो इस तरह से उनको अक्सर अपने ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। और जब वो ज़मीन से ही हाथ धो बैठते तो वो फिर अपना उस एरिया को ही छोड़ के चले जाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने इस चैप्टर की पढ़ी। तो ये आज का जो टॉपिक था रियोतवारी सिस्टम हमने डिस्कस किया, इसकी फीचर्स पढ़ी, इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी, कैसे ये दूसरे सिस्टम से अलग था। तो अगले वीडियो में हम इसका अगला जो एक टैक्स सेटलमेंट, जो रेवेन्यू सेटलमेंट जो अभी पढ़ना बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।